हाँ सर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे पास टोटल 11 से 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, और ये थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों में आते हैं। देखिएगा, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे जिससे मेजॉरिटी लोग फेमिलियर होंगे बेटा। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिससे मेजॉरिटी लोग फेमिलियर होंगे, और जब फेमिलियर होंगे बेटा तो आ जाए। तो फेमिलियर होंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से विच इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सुनिएगा ये क्या होता है बेटा, हम सबको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बेड डेट्स के चैप्टर के साथ भी पढ़ाया था, मैंने आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर के साथ भी पढ़ाया था, मैंने आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर के साथ भी पढ़ाया था। ओ लेवल एस दोनों में आपने पढ़ाया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है क्या? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all future expenses are to be recorded as soon as they are expected. क्या लिखा बेटा हमने? This concept states that all future expenses are to be recorded as soon as they are expected, but all future incomes will only be recorded, but all future incomes will only be recorded when they are actually realized. सर क्या कहता है? सर एक्सपेंस के ऊपर फ्री उसने आपको दिया कि आपको एक्सपेंस फ्यूचर का कब बुक करना है बेटा? जैसे आपको पता चले कि फ्यूचर में एक एक्सपेंस आने वाला है। जैसे अगर A2 के जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमने तो IAS में पढ़ा था प्रोविजन के टाइम पे, हम क्यों प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? अभी तो लॉस हुआ ही नहीं है। सर प्रूडेंस कहता है इसलिए तो रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन। ठीक है सर, तो अभी कोई साथ साथ नहीं लिखेगा बेटा, मैं सबको नोट्स भेजूंगा, आपने कुछ भी। प्रूडेंस क्या कहता है भाई? प्रूडेंस ये कहता है सर कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में एक एक्सपेंस आने वाला है, आपको उसको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन आप इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए। अब इनकम पे ये रूल क्यों लगा है? मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तब भी बताया था, अगर इनकम पे भी अगर फ्यूचर इनकम आज बुक करने की इजाजत मिल जाती तो लोग क्या करते हैं? लोग जो है वो फेक और बोगस इनकम बुक करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं आज हमें आज बोलते हैं कि भाई हमें लग रहा है 3 साल बाद एक इनकम आने वाली है, आज उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब तीसरे साल हम पहुंचते ना एक्चुअल में, तो बोलते हैं यार वो तो इनकम हमने गलत बुक कर दी थी और हम रिवर्स कर रहे हैं। तो भाई तुमने 3 साल पहले फिर इनकम कैसे रिकॉर्ड कर ली? तो लोग ये वाले काम करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी जब ये पढ़ाया था इनकम का। सबसे बड़ा जो इस पे फ्रॉड हुआ था वो टेलीमार्ट कंपनी ने किया था। टेलीमार्ट एडवांस सेल्स बुक करती थी बेटा। बचपन में अगर आपको याद हो, इफ यू आर अ 90 किड, तो आपको पता होगा वो टेलीमार्ट के कॉलिंग कार्ड्स आते थे। देखे किसी ने? सारे 2000 के बच्चे हो तुम लोग, हाँ 2000 किड हो। खैर, तो वो टेलीमार्ट के कॉलिंग कार्ड्स आते थे, तो उन्होंने बड़ा इस पे फ्रॉड किया था। और जो है वो जो है एडवांस इनकम अपनी बुक करते थे, जो कि गलत था। और अल्टीमेटली इस कंपनी ने फ्रॉड किया बेटा। तो इसीलिए प्रूडेंस ने स्ट्रेट कहा, क्या कहा प्रूडेंस ने स्ट्रेट, कि फ्यूचर एक्सपेंस बुक करने की इजाजत तो है आज, लेकिन फ्यूचर इनकम बुक करने की इजाजत नहीं है। भाई कोई कंपनी बिला वजह तो अपना एक्सपेंस बुक नहीं करेगी ना। हाँ, तो किसी को शौक नहीं है कि अपना एक्सपेंस बढ़ाकर और प्रॉफिट को कम करे। तो एक्सपेंस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, क्योंकि एक्सपेंस बिला वजह कोई भी अपना बुक नहीं करेगा, लेकिन इनकम सब बिला वजह बुक कर सकते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, बढ़ता हुआ दिखा सके। इसीलिए प्रूडेंस ने क्या किया बेटा, इनकम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती है? हमने किस किस चैप्टर में पढ़ा है सर? हमने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में पढ़ा है कि हम प्रूडेंस के तहत रिकॉर्ड करें। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में क्या पढ़ा था? Where the debtor might not pay his due amount. Might का मतलब शायद पैसे ना दे, तो सर शायद पैसे ना दे, इसी बेसिस पे तो आज फ्यूचर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि फ्यूचर में शायद वो मेरे पैसे लेके भाग जाए। सर दूसरा, सर आप डेप्रिसिएशन भी इसी पे बुक करते हैं। सर जो हम इन्वेंट्री का लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे कंपेयर करते हैं, पढ़ा है हमने
IS2 में भी पढ़ा है A2 वालों कि हमारी कॉस्ट है 10,000, हमारी NRV आज हो गई है 7,000, हमें 3,000 का नुकसान हो गया है। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था ये 3,000 एक्चुअल नुकसान नहीं है, ये 3,000 अभी सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कह रहा है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होगा उसको आज रिकॉर्ड करो। ये एक्चुअल रियलाइज कब होगा? जब मैं एक्चुअल में मार्केट में बेचूंगा। आज मैं बेच नहीं रहा, आज मैं सिर्फ वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो ये भी तो फ्यूचर एक्सपेंसेस है। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे अगर आपको कोई लॉस आ रहा है, वो भी आपका किसके अकॉर्डिंग डील होगा बेटा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ ऑनलाइन वालों, क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बताएं। पहले कोई आपकी जो है वो उससे रिलेट होता है, तो आपके कोर्स के चैप्टर से रिलेशन है, वही हम पहले पढ़ते हैं ताकि आपको आसान लगे। सर दूसरा कॉन्सेप्ट है सर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। हमने IAS में भी पढ़ा था, जो A2 के बच्चे बैठे हैं, हमने IAS 8 में पढ़ा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों को डेप्रिसिएशन में पढ़ाया था कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइन से जो है वो रिड्यूसिंग पे नहीं जा सकता, या मैं रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ सकता। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो जाए। क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट states that all expenses, this concept states that all expenses yeah better in progress. इसका माइक है बेटा, सर आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। आए क्या कहता है भाई? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल मेथड्स, policies and procedures should be consistent / same over the life of the business। क्या कहता है भाई? ये कॉन्सेप्ट स्टेट करता है भाई कि सारे मेथड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसिस्टेंट या सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं बार बार अपना मेथड चेंज करूं। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन में भी दी थी, अगर आपको याद हो कि सर लेट सपोज हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है, बिजनेस जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है। ठीक है सर, मैं साथ साथ रिड्यूसिंग भी बनाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, सुनना बहुत गौर से। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है बेटा, एसेट की कॉस्ट है बेटा 10,000 और डेप्रिसिएशन रेट है 10%। अब सुनना, अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है बेटा, तो ईयर 1 में कंपनी किस तरह डेप्रिसिएशन निकालेगी भाई? सर कॉस्ट का 10%, 1000 आया बेटा। हाँ दोस्त, सर रिड्यूसिंग से अगर करते तो भी यही होता, पहले साल तो सेम आंसर यील्ड करता है। हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग पहले साल सेम आंसर यील्ड करता है बेटा, यानी हर साल शुरू के पहले साल सेम डेप्रिसिएशन होती है। सही है सर? तो अब आए सर, देखिएगा तो सर पहले साल तो सेम आंसर यील्ड करती है स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग। हाँ, जब दूसरे साल आऊंगा, रुक जाओ इब्राहिम, सब बताऊंगा। तो आ जाए सर। सर तो दूसरे साल जब मैं आऊंगा तो स्ट्रेट लाइन तो 10,000 का 10% ही देगी, यानी 1000। लेकिन सर रिड्यूसिंग क्या कहेगी? रिड्यूसिंग कहेगी भाई 10,000 माइनस 1000 का 10%, यानी 900 पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी मैं। ऐसा ही है ना दोस्त? हाँ भाई ऐसा ही है ना सर? तो सर दूसरे साल का इसका आंसर आएगा 900। मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ बेटा? कंपनी फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं आपको रिड्यूसिंग साइड बाय साइड करके दिखा रहा हूँ सर, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है सर? तो आइएगा जरा सर 8-3 में। सर मैं तो यही करूंगा, स्ट्रेट लाइन से 10,000 का 10% 1000। सर ये क्या करेगी 8-3 में? सर 10,000 माइनस 1900 यानी पहले साल का 1000, दूसरे साल का 900 और इंटू 10%, तो 810 हो गया बेटा। सर क्या दिख रहा है? जो कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेगी
उसका एक्सपेंस ज्यादा आएगा और प्रॉफिट कम आएगा। हाँ दोस्त, और जो कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेगी उसका एक्सपेंस हर साल क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब इस बिजनेस में सोचा है कि अगले साल मुझे तो नए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना है, और मैं जो है वो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कब करूंगी, जब वो ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा के दूंगी। अगर मेरी कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट है भाई पिछले साल से, तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इनटू माय कंपनी। मैंने क्या किया चालाकी से, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड 3 साल तक फॉलो किया। चौथे साल मैंने बोला यार मैं स्ट्रेट लाइन नहीं, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो, और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करूंगा तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा भाई, 10,000 और -1000 -900 -810, इन तीनों को प्लस करो जरा, कितना आता है, इन तीनों को प्लस करो जरा, बताओ जरा। तो 10,000 माइनस 2710 का 10% लगाओ तो कितना आया, 729। वो कंपनी जो हर साल 1000 का एक्सपेंस रिपोर्ट कर रही थी, इस साल कितने का एक्सपेंस रिपोर्ट किया, तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये तो बेटा देखो मैंने छोटी एग्जांपल दी है, मिलियंस में सोचो तो कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा। अगर मिलियंस का एसेट हो और उसमें मैं स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में शिफ्ट हो जाऊं, यहाँ तो नॉर्मल कितना 300 का फर्क है। ये तो छोटी एग्जांपल ली है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलियंस में बिलियंस में एसेट्स होते हैं उनके, तो मिलियंस और बिलियंस में सोचो तो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे कन्वर्ट होने का एक ठीक ठाक इम्पैक्ट होता है। तो कंपनी इस तरह करती है, तो 1000 से वो सिर्फ एक्सपेंस कहां पे, क्या ये सर हमने क्या किया था, हमने बिना वजह प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेथड चेंज किया। हम पहले सिंपल क्या फॉलो कर रहे थे सर, हम पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे। क्या हो गया आशिर बेटा, आवाज कट रही है क्या, तो सुनिएगा। हम कहाँ बात कर रहे थे सर, हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक कंपनी है, उसने पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, उसने जो है वो दूसरे साल भी स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, उसने तीसरे साल भी स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, चौथे साल उसको जो है ना बेटा प्रॉफिट बढ़ाना था शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया, वो बड़ी आराम से उसने स्ट्रेट लाइन मेथड से शिफ्ट किया इनटू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब देखिएगा, शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बड़ी तमीज से उसने शिफ्ट मारा स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ। क्यों, रीजन क्या था, ताकि सर वो शेयर होल्डर को अट्रैक्ट कर सके। कैसे शेयर होल्डर अट्रैक्ट होगा बेटा, सर जब उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्सपेंस ज्यादा देता है प्रॉफिट कम, और रिड्यूसिंग क्या देता है भाई, कम एक्सपेंस और ज्यादा प्रॉफिट। तो जैसे ही मैं शिफ्ट मारूंगा मेरा मेथड क्या हो जाएगा बेटा, मेरा मेथड हो जाएगा चेंज। क्या ये क्लियर होती है बात, और मेथड किस लिए चेंज किया मैंने, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं, ये धोखा दे के प्रॉफिट बढ़ा रहे हो ना बेटा, ये कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन थोड़ी है। अच्छा सर फिर 5वें साल क्या हुआ, देखिएगा सुनना सर, 5वें साल मैं तो सर चौथे साल रिड्यूसिंग फॉलो कर रहा था, सर 5वें साल पता चला कि टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स रेट बढ़ा दिया। टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया भाई, टैक्स रेट बढ़ा दिया। सर टैक्स रेट बढ़ गया अगर, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। तो हम तो ये स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे आकर फंस गए। भाई रिड्यूसिंग पे आएंगे तो रिड्यूसिंग ज्यादा प्रॉफिट देगी, हाँ जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो टैक्स अथॉरिटी को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा सर। हमने कहा यार अब शेयर होल्डर्स को तो हमने अट्रैक्ट कर लिया पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा दिखाकर, जो कि गलत भी था, लेकिन हमने सिर्फ शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करना था, हमने अट्रैक्ट कर लिया। अब हम वापस जो है ना वो रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे हमारा प्रॉफिट कम आएगा। क्यों सर, स्ट्रेट लाइन में एक्सपेंस ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। तो सर जब प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो हम 5वें साल सर दोबारा शिफ्ट होके रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे आ गए। सर ये क्या चल रहा है सर, कोई आपका दीन ईमानी नहीं है। जैसी पॉलिसी आपको चाहिए आप वैसे जो है वो अपने मेथड और प्रोसीजर्स को चेंज कर रहे हो। आप अपने पर्सनल फायदे के लिए, बिजनेस के पर्सनल फायदे के लिए आप पॉलिसी प्रोसीजर चेंज कर रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, मैं फिर शिफ्ट हुआ फ्रॉम रिड्यूसिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। किस लिए शिफ्ट हुआ बेटा, ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो और कम प्रॉफिट में मुझे कम टैक्स देना पड़े। तो कंसिस्टेंसी दुनिया में आया बेटा,
और कंसिस्टेंसी ने क्या कहा भाई कि आपकी पॉलिसीज और मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ये सारे क्या होने चाहिए सर, कंसिस्टेंट होने चाहिए और ये चेंज नहीं होने चाहिए। चेंज का अलाउ किया उसने बेटा, उसने बिल्कुल मना नहीं किया। अगर वो चेंज अलाउ ही नहीं करेगी तो जो जेन्युइन कंपनीज होंगी जिनके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगी वो तो फंस जाएंगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी ने क्या कहा, सुनना, ऑल्दो मेथड चेंज / policy change is allowed if there is a reasonable justification। जो मैंने नीचे किया है ना सर, सॉरी टू से दैट इज नॉट अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। आप अपने पर्सनल मफाद के लिए अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर चेंज कर रहे हो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, पहले तो आपकी मेथड पॉलिसी प्रोसीजर सेम होने चाहिए, चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज की इजाजत कब दी है बेटा, जब आपके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी। ऑल्सो मेथड चेंज / पॉलिसी चेंज इज अलाउड इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब सर कोई जो है वो मेथड पॉलिसी चेंज कर ले और वो कहते भाई मैंने तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी थी, वो कैसे पता चलेगा? तो जब आप लोग बड़े हो जाओगे A2 वालों की तरह तो ऑडिट का चैप्टर पढ़ोगे बेटा A2 में। वहां ऑडिटर आकर ये चेक करता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन थी, मेथड चेंज किया नहीं। ठीक है सर, क्या ये क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है आप लोगों को कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? तो सर अगला कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा, आ जाए पढ़ते हैं। तीसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सुनना बेटा, बड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा सर, ये कंसिस्टेंसी कहाँ कहाँ लग सकता है ये तो बता दें। आपने प्रूडेंस तो बता दिया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी लग सकता है, डेप्रिसिएशन में भी लग सकता है, इन्वेंट्री में भी लग सकता है। सर ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगेगा? सर डेप्रिसिएशन में तो कंफर्म ही लगेगा, मेथड और रेट की बात हो रही है बेटा। ठीक है सर। सर और जो ASK और A2 के बच्चे हैं उनको पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम FIFO एंड FIFO यूज करते हैं। O लेवल वालों ने तो सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड पढ़ा है, लेकिन जो एस वाले हैं उन्होंने FIFO FIFO भी पढ़ा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मॉडल्स में, और मैंने A2 में भी पढ़ाया था आपको IS2 के अंदर। तो FIFO से FIFO पे आना या FIFO से FIFO पे जाना इज ऑल्सो, वो भी जो है वो कंसिस्टेंसी को हिट करता है, याद रखिएगा। तो इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपके कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को हिट करेगा। चलिए तीसरे चैप्टर पे आए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के चैप्टर से। किससे है सर? किससे सर? डेप्रिसिएशन के चैप्टर से। सर ये कहता क्या? सर दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all the non-current assets will be recorded. This concept states that all the non-current assets will be recorded in the SOFP at their actual cost of acquisition and will continue to be recorded at cost irrespective of its market value. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है भाई आपको अपनी SOFP में नॉन करंट एसेट हमेशा किस पे दिखाना है? वो कॉस्ट जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी वो पैसा जो आपने पे किया है उस नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए। जैसे सर मैंने ये आईफोन लिया है, मैंने 2 लाख रुपए का ये आईफोन लिया है, मैंने जिस दिन खरीदा होगा मैंने एंट्री क्या बनाई होगी बेटा? आईफोन डेबिट एंड कैश क्रेडिट 2 लाख, और मैं अपनी SOFP में कितने का दिखाऊंगा इसको? 2 लाख का। सुनिएगा सर, आज मार्केट में आफ्टर 2 इयर्स मार्केट में इसके 3 लाख रुपए हो गए, क्या मैं अपनी SOFP में 3 लाख पे लेके जाऊंगा 2 लाख से? नहीं सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने जिस वैल्यू पे एसेट खरीदा है आप शुरू में भी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे और सब्सिक्वेंटली हर साल आप इसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे। मार्केट वैल्यू चाहे कम हो गई हो चाहे ज्यादा हो गई हो उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जिस वैल्यू पे एसेट खरीद लिया सर। तो आए पढ़ते हैं दोबारा क्या कहता है। This concept states that all non-current assets will be recorded in SOFP at their actual cost of acquisition and will continue to be recorded at cost irrespective of its market value. आज उसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू हो जाए, जितने भी टाइम के बाद आपको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे बेटा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट लेस
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन कॉस्ट पे ही रहेगा। बताने का मकसद ये कि जो डेप्रिसिएशन में से माइनस करोगे वो कॉस्ट ही करोगे, ये कॉस्ट कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं आएगी, याद रखिएगा। चाहे आपका एसेट मार्केट में ज्यादा का हो गया हो या कम का हो गया हो, आप हमेशा एसेट किस पे रिकॉर्ड करोगे बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिस पे आपने एक्वायर किया था। क्या ये क्लियर है? ये कॉस्ट मॉडल है बेटा। जो A2 वाले कह रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, बेटा ये रिवैल्यूएशन मॉडल को नहीं मानता, ये सिर्फ कॉस्ट मॉडल को मानता है। जब मैंने आपको IAS 16 पढ़ाया था, वहां कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों पढ़ाया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है भाई हमारे हिसाब से सिर्फ कॉस्ट मॉडल एग्जिस्ट करता है। तो जो कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही होंगी उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है जी ऑनलाइन वालों? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? अबे भाई इधर देख लो ना, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, है ना? ये देखो, आपने एक गाड़ी ली सर, आज एयर 1 है, आपने गाड़ी ली है बेटा, ठीक है, बिजनेस के लिए आपने मोटर वैन ली है ताकि डिलीवरी कर सके कस्टमर को। वो गाड़ी आपने ₹1,00,000 की ली है। जब आप एयर 1 की SOFP बना रहे होगे बेटा, ये आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कार है बेटा। जब आप एयर 1 की SOFP बना रहे होगे तो आपको पता है बेटा कि ये कार जो है वो नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होगी बेटा, और कितने की रिकॉर्ड होगी सर? 100,000। एयर 2 पे जब आप आए, देखिएगा, अभी मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहा हूँ, अज्यूम कर लो डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट्स सपोज, सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। एयर 2 पे जब आप आओगे तो सर आपके एसेट की आज एयर 2 पे मार्केट वैल्यू हो गई है 1.5 लाख। क्या करूं सर? लाख पे रिकॉर्ड रखूं या 1.5 लाख पे ले जाऊं? हाँ दोस्त, किस पे रिकॉर्ड करूं? सर लाख पे ही रिकॉर्डेड रहेगी। यही तो आपने पढ़ा है कि मार्केट वैल्यू जितनी भी हो जाए, आपको हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। मैंने पहले साल ₹1,00,000 की खरीदी थी, आज मेरा दोस्त अब्बास ₹2,00,000 की लेकर आया, उसकी कॉस्ट मेरी कॉस्ट नहीं है। मैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लाख पे रिकॉर्ड करेगा। हम दोनों की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग है क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये नहीं होगा कि मैं बोलूं वो आज 1.5 लाख का लाया तो मैं भी 1.5 लाख का कर दूं। नहीं सर, मैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी करूंगा जब जितनी भी मेरी मार्केट वैल्यू हो। तो मैं क्या करूंगा? जब मैं एयर 2 में SOFP में रिकॉर्ड कराऊंगा, मैं नॉन करंट एसेट अभी भी लाख पे ही रिकॉग्नाइज करूंगा बेटा। इसी तरह एयर 3 में लेट सपोज मेरी मार्केट वैल्यू हो जाती है गाड़ी की सर लेट सपोज 80,000। सर मैं फिर भी किस पे रिकॉर्ड करूंगा सर? लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये क्लियर है सर? हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है ऑनलाइन वालों? जल्दी बताएं। चौथा कॉन्सेप्ट है सर बिजनेस एंटिटी स्लैश अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये सुनना, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है सर। आइए, बिजनेस एंटिटी स्लैश अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप जिन बच्चों के पास बेटा बिजनेस है उनको ये पता ही होगा, मैं फिर भी आपको बताता हूँ, देखिएगा, क्योंकि हम तो जो पढ़ते हैं हमें अकाउंटिंग की चीजें याद नहीं होती, है ना? मैथ भी मैं ही तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स भी मैं पढ़ाता हूँ, बिजनेस भी मैं पढ़ाता हूँ, है ना? तुम लोगों को तो कोई और सब्जेक्ट आता ही नहीं है, अकाउंट्स नहीं आता पूरी तरीके से तुम लोगों को, चले आए, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हो रही थी तेरे से इक्वेशन उस दिन सॉल्व रेशियोज में? हाँ हो रही थी। अर्शद माइनस की जगह प्लस कर रहा था, याद है? किया था ना? बात खत्म, चले आए। तो अगला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये सुनिएगा सर, सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। क्या कहता है भाई? सर ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ओनर अगर कोई काम करता है उसके लिए बिजनेस लायबल नहीं है, और बिजनेस अगर कोई काम करता है उसके लिए ओनर लायबल नहीं। ये आपने कहां पढ़ा था बताएंगे? बेटा आपने पढ़ा था बिजनेस में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, कि वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। हाँ पढ़ा था बंगी, या याद नहीं आ रहा तुझे? अभी भी तुझे याद आया? नहीं आया याद अब्दुल्ला? क्या बोला? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस नहीं पढ़ा कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। तो तुम लोग क्या क्या तुम लोग अबे तो क्या पढ़ रहे हैं ये लोग? खालिद बताएंगे तो यार। अच्छा यासीन तो नहीं पढ़ा, चलो यासीन को अगली दफा मार्केट कर लेंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ देखिएगा सर,
सर ओनर एंड बिजनेस की दो सेपरेट एंटिटीज होती है सर। अगर मैं सोल ट्रेडर की बात करूं बेटा, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, बिजनेस की जबान में इनको इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहा जाता है। ये अनइनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। सर लेट सपोज ये मुस्तफा खालिद जो है वो नीचे यहाँ पे बादराबाद पे 4 मीनार चौरंगी पे ये लगाता है गन्ने के जूस का ठेला। ठीक है, सुनिएगा, ये भाई लगाता है गन्ने का जूस का ठेला, बड़ा अच्छा काम चल रहा है 10 साल से। एक दिन आए इर्तजा जूस पीने के लिए, जैसे ही इर्तजा ने जूस पिया, सुनना, इर्तजा साहब जो है वहीं पे ही बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले गए, वहां मौत हो गई इनकी। सुनना, सुन लो सर क्या हुआ। सर इर्तजा मरा किसके जूस पीने से? खालिद के गन्ने का जूस पीने से। खालिद कौन है भाई? खालिद एक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है। अब इर्तजा के घर वाले क्या करेंगे? इर्तजा के घर वाले इसका ठेला तो बंद करवाएंगे, साथ में इसको भी जेल जाना पड़ेगा। क्यों इसको जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस चला रहा था। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब क्या है? ओनर एंड बिजनेस की लायबिलिटी सेम है। अगर ओनर कोई हरकत करता है उसके लिए बिजनेस लायबल होगा, अगर बिजनेस कोई हरकत करता है उसके लिए बिजनेस तो लायबल होगा ही होगा, ओनर भी लायबल होगा। ये मतलब है सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप का, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का, कि अगर इसका बिजनेस कोई एक्टिविटी करेगा तो इसको भी जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो इसका बिजनेस तो बंद होगा ही होगा, इसका ठेला बंद हो जाएगा, ये भी जेल जाएगा। लेकिन सर अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, वो अनइनकॉर्पोरेटेड नहीं होते, वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। और वो यही होते हैं जो बिजनेस अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस क्या होता है भाई? वो बिजनेस जिसमें ओनर और बिजनेस की लायबिलिटी अलग अलग है। ओनर कुछ भी करे उससे बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं, बिजनेस कुछ भी करे उससे ओनर का कोई ताल्लुक नहीं। एग्जांपल देता हूं सर मैं आपको, ये तो सोल ट्रेडर की एग्जांपल दी ना, मैं आपको नेस्ले जूस की एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज ये इर्तजा नेस्ले जूस पी के मर गया। सुनना, कम इसके घर वाले क्या करेंगे? इसके घर वाले केस करेंगे ना बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा वो केस नेस्ले पे कर सकते हैं। नेस्ले के शेयर होल्डर्स को जेल नहीं जाना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि नेस्ले अगर कोई काम करता है उससे उसके शेयर होल्डर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों शेयर होल्डर का कोई ताल्लुक नहीं है? बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। ओनर की हरकत के लिए बिजनेस लायबल नहीं होगा और बिजनेस की हरकत के लिए ओनर लायबल नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है? आप लोगों को जल्दी बताएं दोस्त। अगला सर पांचवा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ जाए। सर पांचवा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। आ जाए। अब बेटा ये बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा आसान है, एक दफा समझ लें बस। सर ये कहता है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट any item which is considered as an asset for a small company, क्या कहता है भाई? This concept states that any item which is considered as an asset for a small company might be an expense for a large company. बड़ी मशहूर एग्जांपल देते हैं एमसीक्यूज में बेटा इसकी, कैलकुलेटर से रिलेटेड, कि भाई एक कंपनी है, वो जो है छोटी कंपनी है, उसने जो है सर वो $10 का कैलकुलेटर खरीदा है। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है? तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। सुन लो, एक कंपनी बेटा, एक कंपनी है, मैं आपके सामने एग्जांपल भी बनाता हूं। कंपनी एक है, एक कंपनी बी है बेटा। कंपनी ए के टोटल एसेट्स बेटा 5 लाख के हैं। कितने के सर? 5 लाख। कंपनी भी है, उसके टोटल एसेट्स की वैल्यू है 500 बिलियन। ठीक है सर, सुनिएगा सर, दोनों जो है वो एक स्टेपलर खरीदती हैं सर। सही है सर, स्टेपलर है लेट सपोज 50,000 रुपए का। कितने का भाई? जरा मटीरियलिटी कैलकुलेटर निकालेंगे और 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख करते हो और चेक करते हो कि कितना परसेंटेज आता है। हाँ, कितना परसेंटेज आता है? 10%। 10% आता है, इसका निकाल के देखोगे। 5 लाख, अबे बिलियन में 9 जीरो होते हैं भंगी। इसका करो तो 0.0001% आएगा बेटा। आप मुझे बताओ
ये स्टेपलर किसके लिए ज्यादा मटेरियल है? हाँ भाई, कौन सी कंपनी के लिए ये खर्चा अहम है, इंपॉर्टेंट है? कंपनी ए के लिए। क्यों सर? उसके एसेट का 10% है ये, यानी वो अपने पास उसको क्या रिकॉर्ड करेगी? स्टेपलर को एसेट। सर लेकिन ये एसेट रिकॉर्ड करके क्या करे? 500 बिलियन की वैल्यू में अगर ये 50,000 का स्टेपलर डाल देगी तो वैल्यू आउट नहीं हो जाएगी? हाँ, 5 50 इस तरह। तो सर ये क्या रिकॉर्ड करेगी? उसको एक्सपेंस। क्यों? 50,000 का खर्चा कंपनी बी के लिए इममटीरियल है, लेकिन कंपनी ए के लिए क्या है बेटा? मटीरियल है। क्या ये क्लियर है? तो एक ऐसी चीज जो स्मॉल कंपनी के लिए एसेट होगी, क्यों? क्योंकि उसके लिए मटेरियल खर्चा है, लेकिन वो बड़ी कंपनी के लिए क्या होगी बेटा? वो बड़ी कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही होगी बेटा। क्यों वो बड़ी कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही होगी? इसीलिए एक्सपेंस ट्रीट कर रही होगी कि सर उसके लिए ये खर्चा 50,000 रुपए की, उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। एक कंपनी जिसकी 500 बिलियन की वैल्यू है, 50,000 आए या ना आए उसको क्या फर्क पड़ेगा बेटा? लेकिन इसको बहुत फर्क पड़ेगा। क्या ये क्लियर है सर? तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है? तो सर ये जो स्टेपलर है सर इसके लिए मटेरियल है, और जब इसके लिए मटेरियल है तो ये तो रिकॉर्ड करेगा एसओएफपी नॉन करंट एसेट में। लेकिन कंपनी बी के लिए ये इममटीरियल है, तो कंपनी बी इसको क्या करेगी बेटा? एक्सपेंस आउट करेगी। जैसे आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था मेरे साथ, तो सर ये वाले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे इसको, लेकिन ये वाले इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस आउट कर देंगे। क्या ये क्लियर है सर? हाँ ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है? आप लोगों को जल्दी बताएं, आ जाए सर। अगला कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर ये क्या कहता है? देखिएगा सर, ये कहता है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट only monetary items should be recorded in the financial statements of the company. क्या कहता है भाई? सर ये क्या कहता है? ओनली मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या है बेटा? वो जिसकी एक मार्केट, एक वैल्यू है, एक कायदे आजम या डॉलर की वैल्यू असाइंड है। क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली मॉनेटरी आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। एनीथिंग which do not have value in money or cannot be converted into money will not be recorded. क्या मतलब सर? देखिएगा, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और वो भी आपको देता है हमेशा एग्जाम में। सर आपने, मैं हूं लेट्स सपोज एचएस लिमिटेड, सर मैंने अपनी कंपनी की ट्रेनिंग करवानी थी बेटा। सर मैं अपने एक्सपेंस में इस ट्रेनिंग की कॉस्ट को तो एक्सपेंस आउट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज सर 5 लाख का खर्चा आया है सर, तो ये 5 लाख मेरा एक्सपेंस होगा सर, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाई है। सर ये तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ फाइनेंशियल में। क्यों रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्योंकि सर इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो आप सीधे सीधे जाओगे, मैं जब आप एचएस लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, मैं सीधे जाके लिखूंगा ट्रेनिंग कॉस्ट 5 लाख एक्सपेंस। सर क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग वाले, मेरे एम्प्लॉयज उस ट्रेनिंग से कितना सीखे? क्या मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि अगर मैंने 5 लाख स्पेंड किए हैं तो उसमें से लेट्स सपोज मेरे एम्प्लॉयज ने 4 लाख की ट्रेनिंग बिल्कुल सही ली है, क्या मैं ये वैल्यू असाइन कर सकता हूँ सर कि एम्प्लॉयज ने उस ट्रेनिंग से कितना सीखा है? तुम लोग क्या असेस कर सकते हो कि पूरा साल तुमने मुझसे कितना अकाउंटिंग सीखा है? भाई 5,000 फीस दी है, 10 महीने पढ़ा है, कितना खर्चा किया तुम लोगों ने? 50,000 का खर्चा किया है। क्या ये असेस कर सकते हो कि 50,000 में से कितने की अकाउंटिंग तुम लोग को आ गई है? क्या कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो सर? नो। तो मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल में सिर्फ वो चीजें जाएंगी जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। सेल्स क्यों लेके जाते हो? क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। परचेज क्यों लेके जाते हो? क्योंकि परचेज की मॉनेटरी वैल्यू है। अगर इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, मैं नहीं लेके जाता। तो फाइनेंशियल में हमेशा वो वैल्यू जाएगी जिसकी एक मनी वैल्यू होगी, मनी टर्म्स में जिसको आप वैल्यू कर सकते हो। जिसको आप मनी टर्म्स में वैल्यू या कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं बनेगी। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताएंगे दोस्त। और भाई ये जो बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को आप ले रहे हैं, तो बेटा डेप्रिसिएशन की वैल्यू कन्वर्ट कर लेता हूँ ना मनी में। भाई वो 3 मेथड दिए ही इसलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड,
और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिवैल्यूएशन मेथड। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू निकल आए या मैं कन्वर्ट कर लूं वैल्यू, जिसकी एक दफा वैल्यू आ गई फिर तो वो रिकॉर्ड होगा बेटा। मानता हूं वो नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकल आई है कि हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, ये मॉनेटरी वैल्यू ही तो है बेटा। भले आप 10,000 किसी को पे नहीं कर रहे, है ये नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन एक वैल्यू तो निकल आई ना बेटा। क्लियर है शेख उमर? चले आगे हैं सर। 7वां कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बेटा ये वैसे तो जो है ना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको पढ़ाया जाए ना तो 5 क्लासेस भी कम है। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे ना, सीए सीसीए में आओगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ोगे ये। मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ क्योंकि थ्योरी में ही आता है बेटा। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट whether the business will continue to exist in the foreseeable future। सर क्या मतलब इस बात का? सर एक कंपनी को हर साल अपनी गोइंग कंसर्न पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। गोइंग कंसर्न पोजीशन चेक करने से क्या मतलब है? गोइंग कंसर्न पोजीशन चेक करने से ये मतलब है वो आज ये चेक करेगी क्या वो अगले साल एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में या नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा सुनिएगा सर मेरी जो है वो लेट सपोज फैक्ट्रियां हैं सर, मैं बड़ा फैक्ट्रियों का मालिक हूं सर। देखिएगा सर मेरी 10 फैक्ट्री हैं। सुनिएगा सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सर मेरी 10 फैक्ट्री हैं सर, 10 फैक्ट्रियों में से 2 फैक्ट्रियां जल गई सर। 10 फैक्ट्रियों में से कितनी फैक्ट्रियां जल गई सर? क्या मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा? क्या मैं 2 फैक्ट्रीज पे बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा सर? नो। यानी मेरी गोइंग कंसर्न पोजीशन हिट नहीं हुई, मैं अभी भी फ्यूचर में एग्जिस्ट करूंगा बेटा। क्यों? मेरे पास 8 कंपनीज हैं सर। अगर 10 फैक्ट्रीज में से 9 बर्न हो गई क्या होगा सर? 10 फैक्ट्रीज में से अगर 9 फैक्ट्रियां जल जाती है मेरी, क्या मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं मार्केट में? सर नहीं सर, मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। तो गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? बिजनेस आज ही असेस करे आज की डेट पे क्या वो अगले साल मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। कोई कंपनी के साथ ऐसा वाकया तो नहीं हो जाएगा जो उसको फोर्स कर देगा टू शट डाउन देयर बिजनेस। जैसे बेटा ये फैक्ट्री या आग से जलना तो किसी के हाथ में भी नहीं है ना, दिस इज एन अनफोर्सीन इवेंट। तो ये क्या चेक करती है? ये चेक करती है फोर्सिबल फ्यूचर में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब एग्जाम में सर ये थ्योरी में कभी भी नहीं पूछता भाई। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपके किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करता, रिलेट करेगा सीएसी से में आओगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो एमसीक्यू के लिए आएगा या डेफिनेशन के लिए सिंपल आ जाएगा। आपको एमसीक्यू में किस तरह पिक करना है, आपको ये फोर्सिबल फ्यूचर का वर्ड देखना है। जहां फोर्सिबल फ्यूचर का वर्ड दिखा वहां आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, क्या ये क्लियर है ऑनलाइन वालों? जल्दी बताएं। और भाई इधर देख लो भाई, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम कैसे पता करें कि हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपका काम नहीं है दोस्त। इकोनॉमिक कंडीशंस तो है मिस, वो एक फैक्टर है, ये आपका काम नहीं है, ये ऑडिटर जाकर चेक करते हैं मिस, ये आपका काम नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस तो है बेटा, लेकिन ऑडिटर जाकर चेक करते हैं। कोई ऐसा इवेंट तो आपके साथ नहीं हो रहा कि आपकी जो है वो फॉरसीबल फ्यूचर पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाए कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं अगले साल या नहीं कर रहे। ठीक है सर, चले आए 8वां कॉन्सेप्ट बेटा, मैचिंग या अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। 8वां कॉन्सेप्ट क्या है सर? मैचिंग या अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। सर ये हमने पढ़ा है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के चैप्टर में सर, इसलिए तो वो पाप और अप्पा का अकाउंट बनाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में नहीं होता, अगर ये क्या करोगी बेटा ऑडिटर बन के तुम हैं? चले मैचिंग और अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, अब बेटा अगर तुम्हें जो है वो ऑडिटर बनना है तो सीए सीजे करना पड़ेगा, और अगर सीए में घुस गई तुम तो मेरी शक्ल देखकर ही तरस खा लो। हाँ, मुझे तो लोग पूछते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं ना सर मैं सीए कर लूं, तो मैं बोलता हूँ मेरी शक्ल देख के तरस नहीं आता तुम लोगों को कि तुम लोग को फिर भी जो है वो करना है, इतना शौक है करने का।
there are better degrees which you guys can pursue. क्यों सीए करना है यार? ये करने जाओगे पागल। मैंने इसको बोला बेटा इससे बेहतर है कि सुसाइड कर ले। चले, so this concept states that this concept states that expenses are to be recorded on incurred basis rather than paid basis. Whereas income is to be recorded on earned basis rather than received basis. तो सर हमने ये पढ़ा था अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में, आपको याद है? हाँ दोस्त, सर आपको सुन लें सर, आपको इनकम या एक्सपेंस जितना आपने पे किया है वो आपका एक्सपेंस नहीं है। जरूरी नहीं है जितना आपने एक्सपेंस पे किया वही आपका एक्सपेंस हो, या जितने आपको इनकम मिली हो वही आपकी इनकम हो। आप इनकम को हमेशा इनकर्ड बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। इनकर्ड बेसिस का क्या मतलब है सर? मैंने ये रूम अगर 10,000 पे रेंट पे लिया है और आपने उस रूम वाले को सिर्फ 7,000 दिए, तो आपका एक्सपेंस 7,000 नहीं है, आपने 3,000 कम दिए। तो आप अक्रूड ऐड करते थे और जो 10,000 आपके पास आया वो 10,000 आपका क्या है बेटा? एक्सपेंस। जितना पे करोगे वो आपका एक्सपेंस नहीं है, आपका एक्सपेंस इनकर्ड यानी एक्चुअल बेसिस पे होगा। क्लियर होती है बात दोस्त? इसी तरह इनकम में हमने पढ़ा था सर, लेट्स सपोज मुस्तफा अरशद का बाप बड़ा रईस है। सुनना, तू देख क्या रहा है जहन पे, इतना लग रहा है क्या रईस? नहीं ना? अच्छा, बड़ी डिप्लोमेटिक बात की है भाई ने। सुनो, तो मुस्तफा अरशद के अब्बा पहले दिन आए मेरे सेंटर सर, अगस्त का महीना, और बोला यार देखो पैसा बहुत है हमारे पास, ठीक है? छात्रारी यार, मैं एग्जांपल आप लोग को दे देता ताकि आपको समझ आए। तो हाँ, ये बात है, पूरा साल इसके बाद बॉल पेन कभी नहीं था क्लास में, या तो क्लास में दोस्तों से मांगता था या भाई एडमिन वाले से मांगता था। पूरा सेशन गुजार दिया बगैर पेन के। खैर इग्नोर करते कि अज्यूम करते इसका अब्बा रईस है, ठीक है? आ जाए तो सर इसका अब्बा रईस है, पहले दिन मेरे सेंटर पे आया अगस्त, ठीक है सर, और कहता है यार, मुझे आके कहते हैं कि भाई देखिए हर महीने ना पैसे वैसे देने की कहानी नहीं हो रही है, पैसा हमारे पास बहुत है, आप हर महीने मेरे बच्चे को फीस का बोलोगे वो परेशान होगा, फिर वो मुझे परेशान करेगा, फिर वो फीस अगर कभी भूल जाए आप उसको क्लास से निकाल दोगे, बेइज्जत करोगे। मैं आज आपको, आज अगस्त है ना, मई तक आपका बैच है ना, कितने महीने है जरा कितना? अगस्त गिनो जरा, कितने महीने? 10 महीने। आपकी 5,000 फीस है ना सर, मैं आज ही आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं, और अब आप मुस्तफा अरशद से कोई फीस की बात नहीं करिएगा। मैं आज आपको सारी फीस एडवांस दे रहा हूं, पैसों की हमारे पास कमी नहीं है, आज ही आप पैसे ले लें, और अब अगली दफा से इसको डिस्टर्ब मत करिएगा फीस की। इसकी सारी फीस आज मैं डे 1 पे कर रहा हूं। बेटा मुझे बताओ, क्या डे 1 पे मैंने क्या पूरी 50,000 की इनकम अर्न कर ली दोस्त? हाँ, क्या मैंने डे 1 पे पूरी 50,000 इनकम अर्न कर ली सर? नहीं सर, मैंने अभी पूरा कोर्स तो पढ़ाया ही नहीं है, ये 50,000 पूरे कोर्स की फीस है। मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं 1 महीना पढ़ाता रहूंगा, मैं 5,000 की इनकम रिकॉर्ड करता रहूंगा, और बाकी किधर पड़ा हुआ होगा? लायबिलिटी में मेरी बेटा। क्यों? मैंने पैसा एडवांस ले लिया, सर्विस नहीं दी। प्रीपेड इनकम यही पढ़ा था ना बेटा, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको 50,000 रुपए पूरा मिल गया आज, जैसे ही 1 महीना पढ़ाऊंगा, 50,000 में से एक अमाउंट उठ के 5,000 मेरी इनकम में आएगी, तो मेरी लायबिलिटी में कितना पैसा रह जाएगा? 45। फिर अगले महीने 5,000 दोबारा उठ के मेरी इनकम में आएंगे, मेरी लायबिलिटी में कितना पैसा रह जाएगा? 40। इस तरह कम होता रहेगा बेटा। तो इनकम को किस पे रिकॉर्ड करूंगा सर? अर्न्ड बेसिस पे। जितनी आपने कमाई है वही, मिल तो ज्यादा भी सकती है, कम भी सकती है। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? आ जाए सर, अगला कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ आ जाए सर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? दिस कॉन्सेप्ट states the process and the timing of recording revenue। सर ये सिर्फ आपको सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स द प्रोसेस एंड द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। सर आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, किस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे, वो आपको, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या प्रोसेस होगा और क्या टाइमिंग होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की। असल में आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक कॉन्सेप्ट देता हूँ।
ताकि आपको ये समझ आए। सर लेट्स सपोज सर मेरा एक्सपोर्ट का काम है, मैं जो है वो जीन्स बनाता हूँ बेटा, जीन्स बनाता हूँ और जो है मैं वो लेदर जैकेट्स बनाता हूँ और मैं वो एक्सपोर्ट करता हूँ बेटा, ठीक है सर, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस में। अब सुनना सर, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना बेटा तो 2 से 3 ट्रैवलिंग कंडीशंस होती है। अगर कोई यहाँ पे किसी के अब्बा का एक्सपोर्ट का काम हो तो उसको पता होगा, एक जो है वो FOB बेसिस होती है, एक जो है वो ये फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस होती है बेसिकली। तो छोड़ दो ये नाम, आप लोग को फायदा नहीं है नाम बताने का। तो होता क्या है बेटा, जीन्स या लेदर जैकेट का मेरा काम है और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएस में। कुछ ऐसी ट्रैवलिंग कंडीशन होती है जहां पे जो है वो यूएसए का कस्टमर मुझे बोलता है भाई जैसे ही तुम अपने पोर्ट पे माल चढ़ा दोगे ना, तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म। अब रास्ते में माल को कुछ भी होता है वो मेरी जिम्मेदारी है, यानी कस्टमर की जिम्मेदारी है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं भाई जो बोलते हैं कि सर जब तक हमारे पोर्ट पे माल नहीं उतरेगा ना तब तक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कुछ भी स्टॉक को हुआ बीच रास्ते में, इन ट्रांजिट सी में अगर कुछ भी हुआ गुड्स को, हमारा लॉस नहीं होगा, लॉस जो है वो बिजनेस का होगा। आप सुनिएगा, तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बताता है, टाइमिंग बताता है रेवेन्यू। वो बिजनेस, वो यूएस का कस्टमर जो ये कहता है भाई कि जैसे ही तुम अपने पोर्ट पे माल चढ़ा दोगे तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म, अब रास्ते में कुछ भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी सेल्स कब बुक करूंगा बेटा, मैं अपनी सेल्स की एंट्री कब बनाऊंगा बेटा, मैं अपनी सेल्स की एंट्री उस दिन बनाऊंगा जिस दिन मैं पोर्ट पे माल चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। सेल्स बुक करने का ताल्लुक है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने से बेटा। अभी बड़ी अजीब सी बात है, आपके लेवल पे सेल्स रिकॉर्ड, आप तो सिंपल सेल्स रिकॉर्ड करते हो, आपके लेवल पे ये इतना नहीं आता, फिर भी डाला है तो पढ़ाना है बेटा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर से सेल्स बुक करने का ताल्लुक है। जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा तब आपकी सेल होगी। सर वो कस्टमर जो मुझे कहता है भाई जब तक मेरे पोर्ट पे नहीं आएगा मैं इंस्पेक्ट नहीं कर लेता वो सही है या नहीं, तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा। तो मैं सेल कब बुक करूंगा बेटा, जब वो सामने वाला कस्टमर कंफर्म करेगा हाँ भाई मुझे माल मिल गया है, माल इज इन द गुड कंडीशन, इज इन द राइट कंडीशन, तब मैं सेल बुक करूंगा बेटा। तो ये रियलाइजेशन क्या कहता है, बताता है किस टाइम पे आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ भाई इम्तियाज की, छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। भाई इम्तियाज ने जब माल खरीदा होगा आगे सप्लायर से, लेट्स सपोज इम्तियाज ने ऑलपर्स से माल खरीदा होगा बेटा, तो सर मुझे एक बात बताएं, इम्तियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक है बेटा, जब तक फाइनल कस्टमर आकर माल नहीं ले जाता। जिस दिन फाइनल कस्टमर आकर माल ले गया उस दिन इम्तियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। क्यों? इम्तियाज का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। अब अगर आप घर पे दूध के डब्बे के साथ कुश्ती लड़ते हो या कुछ भी करते हो उससे इम्तियाज का कोई ताल्लुक नहीं है। जिस वक्त आपने बिलिंग करवाई, जिस वक्त आप इम्तियाज के डोर से बाहर पैर रखा आपने, उसी वक्त इम्तियाज क्या करेगी, सेल्स बुक कर देगी। क्लियर है? वो एक अलग चीज है बेटा, अभी मैं सेल्स की बात करूं। क्लियर है? तो रियलाइजेशन क्या बताता है, प्रोसेस एंड टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू, किस टाइम पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, दिस इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या ये क्लियर है जी ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है सर? 10वां सर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वैसे तो ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए बेटा, सबसे आसान कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन क्या करें प्रूडेंस से मोहब्बत है ना बेटा हमें। यकीन माने अगर प्रूडेंस नहीं होता ना आधे मसले वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं, आप लोग की स्टडीज के तो खास तौर पे। ठीक है, तो ना आपको प्रोविजन पढ़ना पड़ता, ना आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना पड़ता, ना आपको इन्वेंटरी पढ़ना पड़ता, तो सारी फजात की प्रूडेंस ही है ना बेटा, याद रखिए। चले ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी और सादा बात करता है। क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट every double entry comprises of a debit and a credit entry with equal amounts। सर ये जो आपने डबल एंट्री बनाना सीखी है सर, ये किसके तहत हम बनाते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के तहत। डबल एंट्री का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लाया था। और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था बेटा, जब भी आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होना चाहिए, एक क्रेडिट होना चाहिए, और दोनों की अमाउंट क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। क्या ये सबको क्लियर है? इसमें क्या ही समझाऊं बेटा मैं, जैसे आप एंट्री बनाते हो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, या सेल्स क्रेडिट, या डेटर क्रेडिट, तो ये प्रूडेंस नहीं तो बताया बेटा,
कौन सी एंट्री डेबिट होगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लाने वाला कौन है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या ये क्लियर है बेटा? 11 सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब बेटा देखिएगा, सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझाने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाता हूँ, याद देखिएगा। सर जब आप एसेट लेते हो तो आप एसेट दो तरीके से ले सकते हो बेटा, ठीक है सर। जब आप एसेट लेते हो ना बेटा, तो एसेट दो तरीके से ले सकते हो। या तो एसेट जो है बेटा वो आप जो है वो पेड इन फुल प्राइस, आप एसेट जाके खरीद रहे हो फुल प्राइस पे, तो आप उस एसेट के क्या बन जाओगे बेटा, मालिक। और आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एसओएफपी, नॉन करंट एसेट। ये तो नॉर्मल सिनेरियो है कि आप गए मार्केट, आपने मार्केट से स्प्लिट एसी लिया, आपने मार्केट से लैपटॉप लिया, आपने मार्केट से प्रोजेक्टर लिया, आपने मैकबुक लिया, आईपैड लिया, ये सब लिया आपने, और आपने पैसे दे दिए। पैसे दे दिए तो मैं ओनर बन गया बेटा, मैं ओनर बन गया तो मैं इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा बेटा, एसओएफपी नॉन करंट एसेट। ये तो नॉर्मल रिलेशन है। सर दूसरा होता है bought asset on hire purchase। हायर परचेज का क्या मतलब है, हायर परचेज का मतलब है इंस्टॉलमेंट पे। आपके पास पैसे नहीं है सर, आप गए, आपने मार्केट से एसेट लिया, और आपने एसेट किस पे लिया है बेटा, इंस्टॉलमेंट। क्या वो एसेट के मालिक अभी आप हो बेटा, लेकिन जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, बिल्कुल ये लीज ही है आरएस, ये लीज ही है दोस्त। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने यूज कर लिया। तुम्हारे लेवल पे लीज का वर्ड यूज नहीं किया जाता बेटा। लीज का क्या मतलब है सर, आपने या तो रेंट पे ले लिया एसेट, या आपने क्या कर लिया बेटा, आपने इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है। अब ये हायर परचेज बेसिकली तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं बेटा, देखना सुनना। तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं, लेकिन आपके उसमें सिर्फ जो है ना ये दो ही आते हैं, आपके उसमें लीज नहीं आता। तो सर आपने एसेट बाय किया हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पे, क्या वो एसेट आपका है सर? नहीं, अभी एसेट मेरे नाम पे नहीं हुआ, मैं खाली क्या कर रहा हूँ, उस एसेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हर महीने क्या दे रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ उस एसेट सर। लेकिन आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है, आप इसको अभी भी एसओएफपी नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे, एंड यू विल ट्रीट दिस एज दिस इज योर एसेट। जिस दिन आपने इंस्टॉलमेंट पे एसेट लिया, इसका मतलब अभी एसेट आपका हो गया है। आप आपके नाम पे नहीं हुआ, आपकी राइट्स पे है। भाई अग्रीमेंट साइन होगा ना इंस्टॉलमेंट का, कि भाई आज मैं इतनी डाउन पेमेंट दे रहा हूँ 10%, बाकी 90% मैं 2 साल में किस्तें भरूंगा। आपके नाम पे गाड़ी नहीं हुई अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो, लेकिन गाड़ी तो आप चला रहे हो, आपका राइट है गाड़ी पे, आप गाड़ी ओन कर रहे हो बेटा। तो आपको क्या कहता है, एसओएफ, भले आपके नाम पे नहीं है वो गाड़ी, लेकिन फिर भी आप उसके ओनर हो गए, और आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे, एसओएफ नॉन करंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं। जो एएस वाले हमने एएस की कॉस्टिंग में लीज मशीन और का सवाल किए थे, आपको याद होगा। और जो ओ लेवल वाले यहाँ बैठे हैं, उनको मैंने सोल ट्रेडर में एक लीज होल्ड प्रीमिसेस आता था, लीज होल्ड लैंड आता था, जिसको तुम डिवाइड करते थे उससे, याद ही नहीं है सर हमें। आओ मैं दिखा देता हूँ, हमें तो कुछ याद ही नहीं होता सर, यही तो अफसोस की बात है। एक सवाल दो, एक क्या दो तीन चार पांच ऐसे सवाल आए थे जिसमें हमने जो है वो लीज होल्ड प्रीमिसेस की बात की थी। दिखा देता हूँ, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं बोल, तुझे नहीं याद, झूठ नहीं बोल, नहीं तुझे घंटा याद नहीं है, नौटंकियां करवा लो बस तेरे से। मैं दिखाता हूँ बेटा आपको क्या है, तुझे भी याद नहीं है बेटा, मैं ओ लेवल की बात कर रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको, ये देखें, नहीं ये भी नहीं है। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये देखें सर, ये रहा लीज होल्ड प्रेमिसेस, ये रहा। ये लीज होल्ड प्रेमिसेस का पता है क्या मतलब है, आपने इंस्टॉलमेंट पे लीज पे प्रेमिसेस लिया बेटा, ये आपकी प्रेमिसेस नहीं है सर, आपने अभी इंस्टॉलमेंट पे लिए, लीज पे लिए। ये आपकी प्रेमिसेस कब होंगी, जब आप अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे। फिर भी आपने इस पे डेप्रिसिएशन निकाला था, ये देखें, द लीज ऑन प्रेमिसेस फॉर 20 years एन एप्रोप्रिएट अमाउंट शुड बी चार्ज ईच ईयर। तो मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगा कर। क्लियर है सर? हाँ दोस्त,
जी मेरी क्लियर है सर। तो ये भी मेरा एसेट कंसिडर किया जाता है, मेरे एसओएफपी नॉन करंट एसेट में भी रिकॉर्ड होगा, और इस एसओएफपी नॉन करंट एसेट को आप डिप्रिशिएट भी करोगे हर साल। यानी नॉर्मल जैसे ये वाला एसेट ट्रीट होता है वैसे ही ये वाला एसेट भी ट्रीट होगा। क्लियर होती है बात सर? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एमसीक्यू में मैं कैसे पिक करूंगा सर? एमसीक्यू में कुछ देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए ना कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को आपने पिक करना होता है। वो क्या वर्ड्स होते हैं सर? आपको लिख के देगा कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या लिख के देगा भाई? कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। सर कमर्शियल रियलिटी का क्या मतलब है सर? कमर्शियल, इसका मतलब ये है सर, कमर्शियली तो आप ओनर बन चुके हो यहाँ पे। क्यों कमर्शियली बन चुके हो? लीगली नहीं बने ओनर अभी। लीगली कब बनोगे ओनर? जब आपके नाम पे एसेट आएगा। देयर इज ऑलवेज टू टाइटल्स, एक लीगल टाइटल होता है बेटा और एक कमर्शियल टाइटल होता है। लीगल टाइटल कब होगा? जब आप पूरे पैसे दे दोगे और वो चीज आपके नाम पे हो जाएगी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है, ये भी नॉन करंट एसेट है, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म साथ में क्या कहता है भाई? जिसके पास कमर्शियल टाइटल है, यानी जिसके पास यूज करने का टाइटल है, वो भी ओनर है हमारी जगह, और वो भी इसको कहां रिकॉर्ड करेगा बेटा? तो इसीलिए वर्ड क्या लिखा है? कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी इस केस में आप लीगल ओनर नहीं हो, आप कौन से ओनर हो बेटा? कमर्शियल टाइटल है आपके पास, एसेट आपके पास यूज करने का राइट है, तो आप ही इसको नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे। क्या दोनों में क्लियर है? तो सर ये मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लूं, सर ये कौन होगा? जिसके पास लीगल टाइटल होगा। लीगल टाइटल का मतलब आपके नाम पे एसेट है बेटा, आपकी नाम पे आपकी गाड़ी है, तो आपके पास लीगल टाइटल है। सर जिसके पास नाम पे गाड़ी नहीं है, बैंक से उसने लोन पे लिए, तो नाम तो बैंक के है भी, लेकिन कमर्शियल टाइटल आपका है, तो तब भी आप उसको क्या करोगे सर? अपने पास नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे। क्या ये क्लियर है सर? सो दिस एंड्स आवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का